आज का अपना पहला क्वेश्चन बनेगा, रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण से बैंड की हुई होती है। तो आपने कभी फील किया होगा, देखा होगा तो ये एक्चुअली पॉसिबल हो पाता है रेल के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। जो रेल के भार होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका जो क्षैतिज घटक है उसी से जो भी आवश्यक होते हैं, जो भी रिक्वायर्ड होती है अभिकेंद्रीय बल, उसी से प्राप्त किया जा सकता है ना। तो आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और अभिकेंद्रीय बल को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं इंग्लिश में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आवश्यक होते हैं ये एक्चुअली में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से फेंका जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम 33 दूरी तय कर सके। मतलब अगर आपको एक गेंद फेंकना है या फिर एक आपको पत्थर फेंकना है, तो सबसे ज़्यादा दूरी का, कभी हम लोग बचपन में कंपटीशन करते थे ना कि चलो देखते हैं किसका ज़्यादा दूर तक जाता है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे भी एक साइंस छिपा हुआ है कि अगर आप 36 से 45 डिग्री का कोण बनाकर फेंकेंगे ना, तो वो ज़्यादा दूरी तक जाएगा 45 डिग्री के कोण से। तो ये भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सोडाइलम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त से तेजी से घुमाया गया है। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है, सोडा लाइम की एक बोतल है, उसके गर्दन को पकड़ा गया है ना, आप ऊपर वाले पार्ट को पकड़ा गया है और फिर ऊर्ध्वाधर वृत्त में उसको तेजी से घुमाया जा रहा है ना। ऐसे ऐसे नचाता है ना बोतल को, कुछ रसना उसना घोरते हैं या जलजीरा घोरते हैं तो हम लोग, तो उसको नचाने से कहाँ से बुलबुला निकलेगा वही यहाँ पे बताना है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ से बुलबुला निकलेंगे दोस्तों। नंबर गर्दन के निकट, जो ऊपरी वाला पार्ट होता है ना गर्दन का, मतलब बोतल का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है वहां से निकलेगा ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये एक्चुअली हो पाता है बॉयंसी फोर्स के कारण, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा। तो सबसे ज़्यादा संवेग किसका होगा जब एक ही गतिज ऊर्जा से चल रहे हैं तो सबसे अधिक हो जाएगा अल्फा कण का। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं। जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होते हैं, मोमेंटम एम इंटू वी होता है। फिर इसको अगर हम लोग यहाँ से वी निकालें तो √/2 के बाई एम हो जाएगा। संवेग यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्रोपोर्शनल हो जाता है आपका √/m का। अब यहाँ पे देखिए, अल्फा कण का द्रव्यमान दिए गए विकल्पों से सबसे अधिक होने के कारण संवेग भी उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके द्रव्यमान सबसे अधिक होते हैं ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न को। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसको वायु प्रक्षोभ कहते हैं। एयर टर्बुलेंस जो होता है ना, एयर में रेसिस्टेंस आती है ना, उसी को। चलिए ये मैकेनिक्स का है। नेक्स्ट, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है। तो अब केंद्रीय बल है एक्चुअली में, है ना। क्या किया जाता है, स्क्रीमिंग कहलाती है, उस प्रोसेस को स्क्रीमिंग कहते हैं। और अब केंद्रीय बल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें। फिर क्रीम पृथक हो जाने पर दूध का घनत्व तो भी बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाता है दूध का, आप देखते ही हो। बाइसिकल के पहिए में प्रयुक्त तो अरे बढ़ाती है उसका क्या, जो अरे होती है ना, कमानी जिसको हम लोग बोलते हो, क्या बढ़ाती है, जड़त्व घूर्ण बढ़ाती है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होते हैं। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण किस में होते हैं दोस्तों। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक दूसरे के समान ही होते हैं। अब इसका क्या डिफिनीशन बनता है आप ये भी यहाँ पे देख सकते हैं। वह न्यूनतम कोण होता है जिसमें वस्तु स्वयं के वजन के कारण लुढ़कना शुरू कर देती है, उसको एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसे कहते हैं,
एंगल ऑफ फ्रिक्शन को समान प्रतिक्रिया बल और घर्षण के परिणाम बल के बीच के कोण को रूप में परिभाषित किया जाता है। फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है और एंगल ऑफ रिपोज दोनों में क्या मतलब डिफरेंस है, तो दोनों एक दूसरे के समान होता है ना, याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे के समान होता है, दोनों में यही रिलेशन है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है भाई, प्रतिक्रिया, यही है ना भाई। जब आप उसको मारोगे तो उधर से भी तो एक फोर्स लगेगा जो आपको पैर को नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए, प्रतिक्रिया के कारण पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति चोट लगती है। न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना। चलो, नेक्स्ट देख लेते हैं। वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्यवस्था की व्याख्या की जा सकती है। तो जब बॉल स्पिन करता है ना एयर में ही, बहुत बार देखते हो कि पहले एयर में ही बॉल को स्पिन करा देते हैं, आरा स्पिन करा देते हैं, पहले शेन वॉर्न हुआ करते थे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे अभी भी बॉलर हुए हैं, नए नए भी बहुत ऐसे बॉलर हैं अच्छे खासे, जो बॉल को एयर में ही स्पिन करा देते हैं। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है और ये कैसे हो पाता है पॉसिबल, तो एक्चुअली जो हवा के द्वारा पैदा किया गया प्रक्षेप होता है ना, उसी के आधार पर ये होता है। हवा के द्वारा उस पर एक बल लगाया जाता है गेंद पे, और गेंद का कौन सा हिस्सा मतलब ज़्यादा ऊर्ध्वाधर है, कौन सा हिस्सा पूरा चिकना है, तो ऊर्ध्वाधर हिस्से पे वो ज़्यादा रेसिस्ट करेगी, तो उधर वो उस वाले हिस्से को पीछे के साइड धकेलेगी, और जो प्लेन वाला हिस्सा है वो बॉल एयर को रेसिस्ट करते हुए आगे की तरफ निकलेगा। तो इस वजह से बॉल टर्न हो जाता है हवा में ही। तो प्रिंसिपल कुछ ऐसा ही है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो अपने हाथ बाहर की ओर फैला दे, ऑफ कोर्स कम हो जाएगा। कभी भी हम लोग देखते हैं जब हम लोग चक्कर काट रहे होते हैं एक जगह रह के और गोल 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 नाचने लगते हैं, जैसे लगता है कि चक्कर अब आ रहा है, तो हाथ अपना फैला के थोड़ा सा उसको स्लो डाउन कर लेते हैं ना। तो ये होता है कि एयर रेसिस्टेंस बढ़ जाता है इसी वजह से, है ना। आप यहाँ देख सकते हो, किसी व्यक्ति को मुक्त करने घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए अपने हाथ को बाहर की ओर फैला देना चाहिए। इस परिघटना में 36 घटक द्वारा प्रदत्त अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, जैसे कि आपको पता है, केंद्र से बाहर की तरफ। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है, वायवीय घर्षण ना हो तो हाथ में, अन्यथा पीछे। ऐसा कैसे हो पाता है भाई, उसके पीछे ही गिरेगा ना। अगर हवा नहीं है तो उसके हाथ में ही गिरेगा, लेकिन हवा हो तो उसके पीछे ही गिरेगा ना, क्योंकि हवा क्या करेगी, बॉल को पीछे की तरफ रेसिस्ट मारेगी ना। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक व्यक्ति गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद उसके पीछे गिरेगी। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए, आप भी ऐसा फील कर सकते हो साइकिल पे बैठे रहते हो तब, या फिर किसी चीज़ पे, है ना। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, क्या होगा भाई, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, ऑफ कोर्स। वहाँ तो ग्रेविटी है नहीं ना, वहाँ तो ग्रेविटी नहीं है। तो किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा उसी स्पीड से। उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु भारहीन की अवस्था में होता है। उपग्रह के तल द्वारा यात्री पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल 0 होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू करता है, तो वो है रेखीय संवेग का संरक्षण, लीनियर मोमेंटम, याद है ना। हमने पिछले सीरीज में भी बात करी थी, पिछले वीडियो में भी। आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूटन के तीसरे गति नियम लागू होता है। क्या करता है, अंदर की तरफ वो नीचे के साइड एक बहुत बड़ा फोर्स से एनर्जी एमिट करता है, जिसकी वजह से ऊपर के साइड निकल जाता है ना। ऑफकोर्स करना ही पड़ता है, नीचे के साइड पुश एनर्जी पुश करना पड़ता है ना, किसी किसी चीज़ को हमें उठने के लिए भी। तो सेम वही सारी चीज़ें हैं।
आवेशन संरक्षण का नियम, ऊर्जा का संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये तीनों आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगे। चलिए, किसी राइफल से गोली दागी जाती है तो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है, उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात निम्नलिखित में से कितना होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उसका जो गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा वो 0 हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो ना। न्यूटन के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति में जितना संवेग परिवर्तन होता है, दूसरे में उतने ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में भी हो जाता है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है ना किसी भी चीज का। यही कारण है कि जब किसी राइफल से गोली दागी जाती है तो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है और उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा जो अनुपात होता है वो 0 हो रह जाता है। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि विरामावस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़े का कुल संवेग क्या होगा? तो 0 हो जाएगा, फट गया तो। देखिए, यदि विरामावस्था में एक बम छोटे छोटे टुकड़े में फट जाता है तो टुकड़े का कुल संवेग 0 हो जाता है। नेक्स्ट, वेग समय ग्राफ का दाल निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? वेग समय का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, आप देख सकते हैं। और ये किसको दर्शाता है? आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये त्वरण को दर्शाता है ना, एक्सेलरेशन को दर्शाता है, एक्सेलरेशन को, है ना। चलिए, राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मामले में गतिज ऊर्जा का प्रयोग काम करने के लिए किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने पीसने के लिए, है ना, गतिज ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। हर एक चीज़ का यूटिलाइजेशन है, साइंस है ही इसी चीज़ के लिए। पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने पीसने के लिए गतिज ऊर्जा प्रयोग किया जाता है। जब हवा चलती है तो पंखे घूमने लगते हैं और इससे पैदा हुई ऊर्जा को जनरेटर द्वारा बिजली में परिवर्तित कर दिया जाता है। बहुत ही सिंपल और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। भिन्न कोनों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो आनत समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में क्या होता है एक्चुअली? तो एक ही गति होती है। चलिए, मतलब दूसरे दूसरे एंगल से छोड़ा जाए लेकिन सेम हाइट से छोड़ा जाए तो सेम ही एंगल रहेगा ना। समान ऊंचाई से भिन्न कोनों वाले दो आनत समतलों पर किसी गोले को लुढ़काने पर गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है, एक ही गति के कारण गति ऊर्जा होती है। और किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उस वस्तु को गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली। स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाया जाता है? ड्रायर्स में तो ये किस क्रिया द्वारा सुखाया जाता है दोस्तों? तो ये अपकेंद्रीय बल द्वारा सुखाया जाता है, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में इस पर डिस्कस भी किया था ये कैसे काम करता है एक्चुअली। ड्रायर्स की बात कर रही है यहाँ पे ना, स्पिन ड्रायर्स अपकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स पे सिद्धांत पे कार्य करता है। स्पिन ड्रायर्स एक बेलनाकार बर्तन होता है जिससे दीवारों में छिद्र होते हैं और यह अक्षय के परित घूमता है। कपड़े के अंदर उपस्थित होने वाले कण अपकेंद्रीय बल के कारण बेलन की दीवार के छिद्रों से बाहर निकल जाते हैं और कपड़ा सूख जाता है। तो ये ड्रायर्स की बात कर रहा है, मैंने उस दिन वॉशिंग मशीन की बात करी थी। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिर जाता है, इसका कारण क्या है भाई? जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, ऐसा क्यों हो पाता है पॉसिबल? तो गति का जो जड़त्व होता है ना उसी की वजह से हो पाता है ऐसा पॉसिबल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब बस सहसा मुड़ती है तो बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण है जड़त्व। न्यूटन के गति का प्रथम नियम के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का पहला गति नियम के अनुसार कोई वस्तु विराम की अवस्था में रहता है तो विराम की अवस्था में रहना चाहता है, और यदि एक समान गति में सीधी रेखा में चल रही होती तो उस वैसे ही चल रही होगी जब तक कि कोई बाहर से उस पर कोई बॉल या कोई मतलब चेंजेस ना आया ना। चलिए, वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में स्वयं परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगर कोई बैठा हुआ है जैसे ही करेगी तो हम लोग बाहर की तरफ गिरने लगते हैं ना, तो सेम वही सिचुएशन बता रही है यहाँ पे। किसी टावर के शीर्ष से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के पाद यानी कि फुट से ऊंचाई के बराबर होती है। यह बताइए कि कण द्वारा तय किया गया पथ। देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये परवलय का भाग होता है, पैराबोला का भाग होता है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ी होगी।
जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल से प्रक्षेपित किया जाता है तो पिंड वलयाकार पथ पर गति करता है और पिंड की यह गति प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है ना। ऐसे गई, ऐसे, फिर ऐसे आके गिर गई। यहाँ पे यही है ना प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो अच्छे से, यहाँ से चली ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ पे गिर गई, यही होता है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। बॉल को लपकते समय एक क्रिकेटर खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे की ओर खींचता है या फिर पीछे के साइड खींचता है? तो उसके संवेग को कम करने के लिए, आवेग को कम करने के लिए, सॉरी, उसके वेग को कम करने के लिए एक्चुअली किया जाता है, स्पीड को कम करने के लिए। नहीं तो चोट बहुत तेज लगती है ना, नहीं पीछे खींचने पे। तो बॉल को लपकते समय खिलाड़ी आवेग को कम करने के लिए अपना हाथ नीचे खींचता है। जब कोई बड़ा बॉल किसी वस्तु पर थोड़ी समय के लिए कार्य करता है तो बल और उस समय अंतराल में गुणनफल को ही बल का आवेग कहते हैं। इसका यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया गया है, सूत्र, बल गुना समय अंतराल बराबर संवेग में परिवर्तन होता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, है ना। चलिए, खिलाड़ी जो एथलीट होते हैं निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ते हैं? किसका भाई? तो गति का जड़त्व। कहते हैं ना कि अगर आप जिस मोमेंट में हो उसी मोमेंट में रहने की कोशिश करते तो जड़त्व होता है। तो ये फर्स्ट लॉ बताता है ना, गति का जड़त्व, इसी का लाभ लेते हैं वो लोग। खिलाड़ी जड़त्व का लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से दौड़ते हैं ना। अब देखो यहाँ पे घर्षण बल है, फ्रिक्शनल फोर्स, गतिमान वस्तु का विरोध करता है जो कि, अब घर्षण आघूर्ण का उदाहरण क्या होता है? पानी निकलने वाला हैंडपंप का जो हत्था होता है ना वो लंबा होता है। छोटा कर दिया जाए तो आप क्या पानी निकाल पाओगे? थक जाओगे बहुत जल्दी, नहीं निकाल पाओगे। जितना लंबा रहेगा उतना सहूलियत होता है पानी निकालने में और हैंडल को वो करने में, है ना, याद रखना। ये लंबाई पे भी डिपेंड करता है। फिर आता है आघूर्ण का सिद्धांत। संतुलन की स्थिति में वामवर्ती आघूर्णों का योग फिर दक्षिणवर्ती आघूर्णों का योग के बराबर होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखोगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।